जी वेलकम बैक टू टीसीआर द कोर्ट रूम। सो बच्चा, आज हम कवर करने वाले हैं जुडिशरी का सेकंड पार्ट। बच्चा, हमने जुडिशरी के बारे में समझ लिया था, उसके ऑर्गन्स के बारे में समझ लिया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में समझ लिया था, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में समझ लिया था। उसके साथ साथ बेटा, हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है। आज हम बेटा अब बात करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट में जुडिशियल रिव्यू की, कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सो बच्चा ना, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने में बहुत काम आएगी। बच्चा ना, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है ना बेटा, कि एक बात समझिए, अगर कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है तो चेक एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है। अब भाई, एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है, लेजिस्लेचर कोई एक्शन लेता है, जो एक्शन हमारे लीगल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, सो क्या वो एक्शन सही है? उस पे किसी का तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सो जुडिशरी के पास में वो पावर है कि जो जो एक्शंस, जो लॉज, जो रूल्स हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं, सो उन पे एक चेक एंड बैलेंस को करना, कि उन पे ये देखना कि इफ दे आर फॉलोइंग, प्लीज राइट डाउन, इफ दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। The rules, the regulations, the laws, are they in line with the principles which are mentioned under the Constitution of India? जुडिशरी हमेशा चेक करती है कि जो लॉज, जो रूल्स, जो नियम, जो कानून एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर रही है या फिर लेजिस्लेचर जिनको फ्रेम कर रहा है, आर दे इन लाइन विद, क्या वो इन लाइन में है प्रिंसिपल्स which are mentioned under the Constitution of India, such as justice, such as sovereignty, such as secularism, equality, equity, freedom। जो ये प्रिंसिपल्स मेंशन्ड हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या ये उनके इन लाइन में है या नहीं है? बेटा, इस चीज को चेक करना ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कोई किसी भी एक्शन में अगर जुडिशरी ये चेक कर रही है कि आर दे इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स विच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस चीज को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और बेटा, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट टेकन बाय यूएस। बेटा, हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूएस से लिया है, यूएस से बोरो किया है। यूएस में जो बेटा जुडिशियल रिव्यू का सबसे फेमस केस लॉ है, वो है आपका मर्क्यूरी वर्सेस मेडिसन 1803। पहले तो आप बच्चा इस केस लॉ को याद रखिएगा, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, मर्क्यूरी वर्सेस मेडिसन। प्लस बेटा, आपको यहां पे जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल को भी याद रखना है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, चीफ जस्टिस मार्शल। प्लस बेटा, साथ साथ में आपको यह याद रखना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि किसी के राइट्स वॉयलेट ना हो। और बेटा, हर पर्टिकुलर, हर एक सेक्टर के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, वो अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग काम ना करे। क्योंकि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे लॉज को गार्डियन कौन है उसका? सुप्रीम कोर्ट है। सो उसके पास में पावर है टू चेक एंड बैलेंसेस की, कि भाई जो एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है, जो लेजिस्लेचर एक्शन ले रहा है, क्या वो कहीं अगेंस्ट तो नहीं है। कम टू द पॉइंट, मरबुरी वर्सेस मेडिसिन में क्या हुआ बच्चा, इसके फैक्ट्स क्या थे, कि बेटा जो बिफोर जैफरन टुक ऑफिस इन 1801, एडम्स पास द जुडिशरी एक्ट ऑफ 1801। बेटा, एडम ने क्या किया था, जब बेटा ये अपने ऑफिस को लीव कर रहे थे, तो बेटा इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें बेटा इन्होंने 41, सॉरी 42 न्यू जस्टिस के ऑफिस बनाए। उसमें से एक ऑफिस, या आप ये समझिए बेटा कि उन्होंने 42 सेक्टर्स बनाए जुडिशरी में, कि भाई ये संभालेगा, ये पर्सन ये संभालेगा, ये पर्सन ये संभालेगा। उसमें से एक ऑफिस जो था बच्चा, उन्होंने किसको दिया? विलियम मर्क्यूरी को। बट ना बेटा, इनको ये कमीशन अलॉट नहीं हुई थी, और उनकी क्या हुआ, वो उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया।
उसके बाद से उनको ये कमीशन अलाउड नहीं हुआ। देन ही वेंट टू द कोर्ट एंड आस्क्ड फॉर द रेमेडी। और इस केस में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। अब बेटा जुडिशियल रिव्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम सभी के माइंड्स में होता है कि सर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। हम सभी के माइंड में रहता है कि सर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सुनो बच्चा, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स को खाली कर रखा है जानबूझ के, कि आप ये समझ पाए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। हम एक कहानी से समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना। बेटा क्या हुआ था, जब हमारी कंट्री आजाद हुई, जब हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस आई, हमारी कंट्री में क्या आई, इंडिपेंडेंस आई। अब भाई 1947 के बाद में हमारी कंट्री क्या हो चुकी थी, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अब बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी थी वो खड़ी थी कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो हमारी कंट्री है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। सो बच्चा उसको लेकर के अब सब परेशान थे। अब एक बात समझिए बेटा ना, कि अगर आप कंट्री को डेवलप कर रहे हो तो आपको बेटा इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप फार्मिंग भी कर रहे हो तो बच्चा आपको लैंड चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो तो आपको लैंड चाहिए। like हर चीज के लिए यू नीड लैंड, आपको जमीन चाहिए। और उस टाइम पे जमीन किसके पास थी, राजाओं और महाराजाओं के पास में जमीन थी। जो बड़े लैंड ओनर्स थे बेटा उनके पास जमीन थी। अब भाई गवर्नमेंट के पास जमीन तो थी नहीं। और बच्चा आप ये भी ध्यान रखना बेटा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज किसमें, जल्दी बताओ मुझे, एफ में बच्चा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। अब बच्चा एक बात समझिए, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमसे कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। गवर्नमेंट को उस साइड जमीन चाहिए क्योंकि उसको डेवलपमेंट करना है कंट्री का। अब यहां से कहानी शुरू हुई। सो बच्चा सबसे पहले ना, आई थिंक आपके बुक में वो नहीं लिखा हुआ है बच्चा, बिहार जो राज्य है, जो हमारा बिहार स्टेट है, वहां पे बेटा एक बिल पास हुआ जमीन को लेकर के, कि भाई हम राजाओं महाराजाओं की जमीन लेंगे। सो बच्चा जैसे ही बिल पास हुआ कि हम राजाओं महाराजाओं की जमीन लेंगे, बिकॉज हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है, पर तुरंत ही एक केस लॉ सामने आया। 1950 में ही एक केस लॉ हमारे सामने आ गया, कामेश्वर प्रसाद, बेटा ये किंग थे, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बेटा जो ये कामेश्वर प्रसाद जी हैं बेटा ये किंग थे। तो बच्चा हमारे पास पहला केस आ गया कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और बेटा तुरंत ही बोला गया कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, नो वन हैज अ राइट टू वॉयलेट इट। और बच्चा बिहार को अपना वो पर्टिकुलर बिल जो था वो क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा। इसको कहानी से समझना। अब गवर्नमेंट और परेशान हो गई। अब गवर्नमेंट कह रही यार अब कैसे काम चलेगा हमारा। बेटा एक मिनट, हाँ। अब बेटा गवर्नमेंट और परेशान हो गई। वो कह रही यार हमारा कैसे काम चलेगा, क्या होगा। सो बच्चा गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे पावर यूज करनी स्टार्ट की। आर्टिकल 368 जानते हो बच्चा आप लोग, अमेंडमेंट मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। सही बात है, तुरंत ही लिख लो यहाँ पे बच्चा कि अमेंडमेंट मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950। गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और बच्चा उसमें उन्होंने आर्टिकल 31A 31B, आर्टिकल 31A आर्टिकल 31, अच्छा इसको आर्टिकल कर लीजिए, 31B और 9th शेड्यूल को ऐड किया। बच्चा ये जो दोनों आपके आर्टिकल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चा ये बात कर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए किसी की प्रॉपर्टी लेती है तो वो वॉयलेशन नहीं होगा किसी भी फंडामेंटल राइट का।
तो वो वायलेशन नहीं होगा किसी भी फंडामेंटल राइट का। बच्चा अभी हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो बच्चा अभी हम उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, उतने डेप्थ के सेंटेंसेस को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परेशान मत होइएगा, जब भी हम क्लैट तैयारी में आएंगे तो हम इसकी कहानी को और समझेंगे। फिर नाइन्थ शेड्यूल क्या था कि भाई जो भी आर्टिकल, जो भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसके ऊपर क्या नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जैसे ही बेटा ये अमेंडमेंट आया, तुरंत ही एक केस पड़ गया, तुरंत ही एक केस आ गया शंकरी प्रसाद का। तो बच्चा तुरंत ही लिख लीजिए, अगला केस क्या आया, शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ, नहीं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी बच्चा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर 1950 में तुरंत ही ये केस हमारे सामने आ गया भाई, कि तुरंत ही 1951 में हमारे सामने बेटा ये केस आ गया। क्योंकि बच्चा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1950 क्यों लिखा है मैंने, फिर 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। जैसे ही बेटा अमेंडमेंट हुआ बेटा, तुरंत ही 1951 में शंकरी प्रसाद का केस आ गया, और इस केस में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया। क्यों चैलेंज किया गया, जब ना बेटा आप पढ़ोगे बेटा आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जब बेटा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पढ़ोगे, तो वहां पे एक बात समझ में आपको आएगी कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉज विच इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो वायलेटिव हो फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, अच्छा इसको चैलेंज कर दिया गया, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को क्या किया गया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको चैलेंज कर दिया गया कि भाई दिस इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब बेटा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में बहस स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ बच्चा कि जब ये हो गया भाई, तब इसमें बेटा जो जजमेंट आया था बेटा, वो गवर्नमेंट के फेवर में आया था। बिकॉज ना बेटा कंट्री की डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पर्सनल डेवलपमेंट, ये बात समझनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया था बच्चा इस केस में कि देखिए भाई, जो आर्टिकल 368 है, ये एक क्या है, ये एक सुपीरियर लॉ है, ये एक सुपीरियर लॉ है। वहीं पे आर्टिकल जो 13 है, वो एक जनरल लॉ है। तो सुपीरियर लॉ हमेशा सुपरसीड करेगा, प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल लॉ। ये बेटा एक थ्योरी दी गई थी, इसमें और पॉइंट्स थे, बट हमारे पर्सपेक्टिव से, बेसिक स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अभी भी इतना ही समझना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चा, कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया कि भाई सुपीरियर लॉ जो है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, मतलब बेटा वो माना जाएगा ओवर द जनरल लॉ। गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आ गया। अब बेटा गवर्नमेंट ने जमीन लेना स्टार्ट कर दिया, भाई इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। फिर बेटा गवर्नमेंट लेके आती है बेटा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बच्चे इसको कहानी दे लेना, ठीक, ध्यान देना। अब बच्चा गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है, बेटा गवर्नमेंट लेकर के आती है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और बच्चा इसमें इन्होंने 40 प्लस न्यू लैंड रिफॉर्म्स को ऐड कर दिया, तुरंत ही 40 प्लस न्यू रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स को ऐड कर दिया गया। फिर अगेन वही बात जो पहले हुई थी बेटा, ये आया था 1964 में। अब ध्यान देना बच्चा, गवर्नमेंट जमीन कब से ले रही है, 1951 से, हम पहुंच चुके हैं 1964 में। यहां बेटा तुरंत ही एक केस फाइल करते हैं, कौन, सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब बेटा आप ये समझिए कि जो थ्योरी कोर्ट ने बेटा हमारे शंकरी प्रसाद में दी थी, वही सेम थ्योरी कोर्ट ने जहां दे दी भाई, कि जो आर्टिकल 368 है वो क्या है, वो एक सुपीरियर लॉ है, जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज टू एक जनरल, एक ऑर्डिनरी लॉ है।
तो भाई वो सुप्रीम वो करेगा, प्रिवेल करेगा। फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया फिर से इसको, इस बात को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। पर जानते हो दिक्कत बच्चा अब यहां तक नहीं थी। गवर्नमेंट आराम से जमीन ले रही थी। वहां पे बेटा एक साइड गवर्नमेंट, एक फ्रंट पे जहां पे गवर्नमेंट बेटा उन जमीन का कॉम्पनसेशन दे रही थी, उस साइड पे गवर्नमेंट फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स। बट इस साइड से अभी गवर्नमेंट को थोड़ी सी राहत मिल रही थी, राहत मिल रही थी। फिर क्या हुआ बच्चा कि गवर्नमेंट की चीजों को राहत मिल रही है अभी। बेटा क्या इतनी बार बच्चा आपने नोट कर लिए तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है? इतनी बार बच्चा आपने नोट कर ली। अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ बच्चा कि इसके बाद में आया सी गोलकनाथ का केस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना बच्चा आपके लिए केसर नंदन भारती है उतना ही आपके लिए सी गोलकनाथ वर्सेस ये आपको क्या कहते हैं स्टेट ऑफ पंजाब है। तो बेटा सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और बेटा ये केस बच्चा आपका आया था 1967 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट, ठीक है? सो 1967 में बेटा ये आपका केस हुआ। अब बेटा इस ये केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो बच्चा 11 जजेस की बेंच थी, बड़ी बेंच है बेटा। 11 जजेस बैठे थे अपना फैसला देने के लिए। इसमें क्या हुआ बेटा कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को ओवर रूल कर दिया गया। और क्या बोला गया कि भाई जो वर्ड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में यूज हुआ है वो सेम लॉ वर्ड अप्लाई होता है आपके अमेंडमेंट के ऊपर। यहां पे कोई सुपीरियर कोई जनरल लॉ नहीं है। और बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब क्या हुआ बेटा कि केस में यू टर्न आ गया। अब आप समझो बेटा 1951 से लेकर के गवर्नमेंट जमीन ले रही है, 1951 से लेकर के 1967 कितनी जमीनों की इंडस्ट्रीज बन चुकी होंगी, क्या हो चुका होगा। पर कोर्ट ने यहां पे समझदारी दिखाई बच्चा। उसने कहा कि यार अब इतनी जमीनें गवर्नमेंट ले चुकी है, इतनी इंडस्ट्रीज बन चुकी होंगी, इतना कुछ हो चुका होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, जो ये जजमेंट है, ये जजमेंट बेटा आया था आपका 27 फरवरी 1967 को आया था। बच्चा एक डेट याद रखना प्लीज। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये है ये प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा। दिस वाज द फर्स्ट जजमेंट बेटा जो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा था। मतलब कि इस डेट से पहले, जो डेट सामने दी गई है आपकी, इस डेट से पहले जितना भी गवर्नमेंट ने जमीन लिया है, कुछ भी लिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस डेट के बाद गवर्नमेंट जमीन नहीं ले सकती, बिकॉज इसको सभी जितने बेटा भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जितने अमेंडमेंट्स थे, जितने हमारे केसेस हमने पढ़े, सबको ओवरटर्न कर दिया गया इस दिन। बट प्रोस्पेक्टिव वे में, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव, कि इस डेट के बाद से। तो बच्चा इस डेट के बाद से भाई गवर्नमेंट ने मना, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब यहां से गवर्नमेंट की दिक्कतें स्टार्ट हो गई। अब आप बताओ बच्चा, कंट्री का डेवलपमेंट करने का एक तरफ प्रेशर अलग, उधर मेरा बात है 67 की बात है बच्चा। तो उस टाइम पे उससे कुछ साल पहले हम वो चाइना वाले वॉर से गुजरे थे। और कंट्री को डेवलपमेंट भी चाहिए, कंट्री को फंड चाहिए, कंट्री को लैंड चाहिए जिसपे वो डेवलपमेंट करे। अब भाई आसमान पे तो डेवलपमेंट कर नहीं देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्री को डेवलप कैसे करेगी? जमीन पे करेगी। और जमीन किसके पास है? राजा महाराजाओं के पास में। इस जजमेंट ने पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया। इस जजमेंट ने पूरी बेटा गवर्नमेंट को हिला दिया। इसके बाद में बच्चा फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए आपका 17 के बाद में 24, 25, सो एंड सो फोर्थ, ये सब आते रहे। फिर बच्चा आपका आता है केशवनंद भारती, श्रीपद गलवरू केशवनंद भारती। और बेटा इनका जो पूरा नाम बच्चा बेटा इसमें 4 केस लॉस थे। हम लोग सिर्फ एक पढ़ते हैं, बेटा चारों केसेस को कंबाइन कर दिया गया था। और बेटा केशवनंद भारती नहीं है, हिज हॉलीनेस श्रीपद गलवरू केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है। तो बच्चा हम फिर इसको भी लिख लेते हैं। फिर बच्चा क्या हुआ, इसके बाद में केस क्या हुआ, केशव नंद भारती वाला हमारा केस लॉ आया, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। स्टेट ऑफ केरला 1973। सो बच्चा यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए थे उस टाइम पे। तो बेटा इसमें, इस पर्टिकुलर केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या ऐड कर सकती है, क्या अमेंड कर सकती है, कैसे कर सकती है। गवर्नमेंट का ये हिसाब है कि हम क्या अमेंड कर सकते हैं, कैसे अमेंड कर सकते हैं, ये बताइए आप। तो यहां पे एक बात बोली कोर्ट ने कि गवर्नमेंट कैन अमेंड वॉट एवर दे वॉन्ट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बच्चा पहली चीज आपके क्लैट पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। प्लस बच्चा अभी तक की जो लार्जेस्ट बेंच है वो हमारी केशवनंद भारती के केस में ही बैठी है। ठीक है। सो बच्चा इसमें क्या हुआ कि इसमें कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट कैन अमेंड एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मन में बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सोचा है कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट बच्चे ना द प्रिंसिपल्स, द वैल्यूज, ध्यान देने में मेरी बात को, बहुत ही प्यारी बात है बच्चा ये। द प्रिंसिपल्स द वैल्यूज विच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा कोई वर्ड, कोई आर्टिकल, ये सब नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। बच्चा वो सोल, वो प्रिंसिपल जो उन वर्ड्स के पीछे लिखा हुआ है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे बच्चा आर्टिकल 14 की वर्डिंग नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, बट जो उसका पर्पस है, जो उसका प्रिंसिपल है विच इज इक्वालिटी, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 25, उस आर्टिकल 25 की वर्डिंग को तो चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, बट जो उसके पीछे प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, वो चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। सो बच्चा आप इस चीज को समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। द प्रिंसिपल द वैल्यूज विच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द बेसिक स्ट्रक्चर। और बच्चा आपको कामेश्वर प्रसाद से लेकर के केशवानंद भारती तक ये कहानी एक कहीं ना कहीं ब्रीफली याद होनी चाहिए अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए, कि समझ होनी चाहिए कि सब क्यों पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट बार बार अमेंडमेंट कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट उन अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे रहा था। तो गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि चेंज करे तो करे कैसे। देन बेटा लास्ट में फाइनल हुआ केशवानंद भारती केस में कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो बच्चा आपको क्या लिखना है, बेसिक इज द प्रिंसिपल्स द वैल्यूज विच आर मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टीसीआर द कोर्ट रूम। बच्चा ऐसे ही आपके जितने भी अदर चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। उसके साथ साथ बच्चा मैं एक आपको नंबर शेयर करूंगा। बेटा उस नंबर पे आप अगर हाई का मैसेज करेंगे प्लस आप बोल दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन लीगल स्टडीज कम्युनिटी, तो बच्चा हमने एक लीगल स्टडीज की कम्युनिटी बनाई है। उस पे बेटा हम आपके बोर्ड एग्जाम के रेफरेंस में प्लस क्लैट एग्जाम के रेफरेंस में बच्चा हम क्वेश्चंस को डालते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके साथ साथ बेटा वी विल ट्राई कि हम आपके क्लैट की प्रिपरेशन को, आपके लीगल स्टडीज को, दोनों को साथ में लेके चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।